चलिए आज हम पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारा ओवरव्यू क्या होता है, स्टरलाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इसका नाम होता है, क्या इसका काम होता है, कहाँ यूज होता है। फिर हम पढ़ लिए हैं फिजिकल स्टरलाइजेशन, यानी कि फिजिकल मेथड भी पढ़ लिए हैं, यानी कि ऑटोक्लेव क्या होता है, हॉट एयर ओवन क्या होता है, फ्लोमिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है। ये कहाँ से आ रहा है भैया, ये भी जान गया, नाक नहीं आया। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन में हम पढ़ेंगे आज केमिकल स्टरलाइजेशन के बारे में। दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, तो आज हम जानेंगे केमिकल के बारे में। तो सबसे पहले जान लें केमिकल क्या होता है। केमिकल किस फॉर्म में आता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। लिक्विड में बस आता है, नहीं गैस में भी आता है ना। सॉलिड को छोड़ के लिक्विड और गैस दोनों टाइप के आते हैं। अब लिक्विड में कौन सा आता है ये भी जानना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको जानना है केमिकल स्टरलाइजेशन का ओवरव्यू क्या होता है, क्या इसमें हम पढ़ेंगे, क्या हम जानेंगे और क्या हमारा रियल लाइफ में यूज है। नेक्स्ट हमारा मेथड है, कितने टाइप्स के मेथड्स यूज करते हैं कॉमनली यहाँ पे। और नेक्स्ट हमारा एजेंट एप्लीकेंट, मतलब क्या क्या चीज यूज करते हैं। जैसे कपड़ा धुलते हैं तो सरफ यूज करते हैं, साबुन भी यूज करते हैं ना सफाई करने के लिए। वैसे हम केमिकल स्टरलाइजेशन में अलग अलग केमिकल का यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा मटेरियल। सबसे पहले हम जानना है स्टरलाइजेशन क्या होता है। तो एक वर्ड में डिफिनेशन है, किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। किसी भी सरफेस से अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दे रहा है किसी भी तरीके से, तो क्या कहलाएगा, वो स्टरलाइजेशन कहलाएगा। लेकिन उसके कई टाइप्स हैं, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल में भी कई टाइप्स हैं और केमिकल में भी कई टाइप्स हैं। और जब इंस्ट्रूमेंट में इन्फेक्शन रहेगा तो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होना कंपलसरी है, क्योंकि बिना इंस्ट्रूमेंट का कोई भी सर्जरी पॉसिबल नहीं है। चाहे वो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो हैंड इंस्ट्रूमेंट हो, बिना इंस्ट्रूमेंट का कोई भी ऑपरेशन होता नहीं है। और ऑपरेशन करने के लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा, स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हमारा प्लास्टिक का बना हुआ है कि कांच का बना हुआ है कि रबड़ का बना हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल के बारे में, यानी केमिकल से कौन सा चीज हम स्टरलाइज कर सकते हैं। तो केमिकल में क्या होगा, कोई भी हीट प्रोडक्शन होगा नहीं होगा ना। केमिकल में कोई भी हीट प्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन फिजिकल में हीट रहेगा, यानी कि जो टेम्परेचर के सेंसिटिव सब्सटेंस रहेंगे, जो आग लगने से पिघल जाएगा, उसका यूज यहाँ पे करेंगे। यानी कि जैसे प्लास्टिक का चीज है, रबड़ का चीज है, उन सब का स्टरलाइजेशन हम केमिकल में करेंगे। अदरवाइज जो सॉलिड है, जैसे स्टेनलेस स्टील का है, लोहा है, कपड़ा है ना, या गॉस पीस है, पैड है, मॉप है, बैंडेज है, इन सब का यूज हम कहाँ करेंगे, ऑटोक्लेव में करेंगे। और ऑटोक्लेव क्या होता है, फिजिकल स्टरलाइजेशन का टाइप्स होता है। चलो, केमिकल स्टरलाइजेशन यूज फॉर केमिकल एजेंट, इसमें हम केमिकल का यूज करके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूज फॉर हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आग से क्या होता है, पिघल जाता है या उसका साइज से गड़बड़ हो जाता है। जैसे फोलिस होता है, फोलिस कैथेटर रबड़ का बना होता है। कभी कभी क्या होता है, कोई पेशेंट का फोलिस डालने के लिए उसके नंबर बने होते हैं, 12 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 18, 20, 22, 24, अलग अलग नंबर आते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी मरीजों को डालने के लिए डालते हैं, साइज क्या होता है, छोटा बड़ा हो जाता है। जैसे मान लो हम डाल रहे हैं 14 नंबर, नहीं जा रहा है तो 12 नंबर डालेंगे। अब 14 नंबर जो खुला हो क्या करेंगे, फेंकेंगे नहीं ना, महंगा चीज है। तो उसका हम रीयूज करने के लिए, यानी अगले मरीज में यूज करने के लिए क्या करेंगे, हम केमिकल स्टरलाइजेशन करेंगे, जिससे हमारा वो इक्विपमेंट है वो खराब नहीं होगा और दूसरे मरीज में यूज हो जाएगा। चलो ये देखो, सबसे पहले क्या दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। औजार है ना, इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है औजार, और इक्विपमेंट मतलब होता है यंत्र। यंत्र मीन्स क्या होता है, मशीन। जितने भी मशीन होते हैं वो क्या आएंगे, इक्विपमेंट कहलाएंगे। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम काम करते हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं या किसी को होल्ड करना है, ग्रेस्पिंग करना है, सूचनिंग करना है, लाइगेशन करना है, वो सब किससे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट हमारे कई टाइप्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होता है, लेप्रोस्कोपिक होता है, हैंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो हमारा दिख रहा है बड़ा बड़ा है ना, तो जितना भी बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है वो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। और लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट हमेशा प्लास्टिक का ही बना होता है। प्लास्टिक का कुछ पार्ट होता है और कुछ पार्ट स्टेनलेस स्टील का होता है। प्लास्टिक का क्यों होता है,
इसका भी रीजन है ना। प्लास्टिक होने का रीजन होता है ये हल्का होता है ना। अगर मान लो स्टेनलेस स्टील का बन गया तो भारी हो जाएगा। और लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में छोटा सा चीरा लगाते हैं और अंदर घुसते हैं, तो होल्डिंग पावर अच्छा होना चाहिए। और स्टेनलेस स्टील का बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाने में हमको ज्यादा कॉस्ट भी आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा लेप्रोस्कोपिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्लास्टिक के बने होते हैं, हल्के होते हैं, मुलायम होते हैं और ज्यादा सॉफ्ट चलते हैं, है ना। भारी वजन आप चला पाओगे, कैंची भारी रहेगा चला पाओगे, होल्डिंग पावर कम रहेगा। तो हल्का होता है और लंबा लंबा होता है। लंबा होने का रीजन क्या होता है कि खाली जगह पे हम आसानी से छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से जाके और डिसीज को फाइंड आउट करेंगे और वहां से रिमूव आउट कर देंगे। तब ये प्लास्टिक का चीज है, तो हम इसको गर्म करके तो आर्टिकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक में क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। रीयूज करने के लिए केमिकल स्टलाइजिंग का यूज करेंगे। तो इसको दो तरीके से स्टलाइज करेंगे। अगर मान लो हमको तुरंत यूज करना है तो साइडेक्स डालेंगे। अगर मान लो कल यूज करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मलिन चेम्बर का यूज करेंगे, जो आगे हम अभी बताएंगे। पहले जान ले कॉमन केमिकल एजेंट कौन कौन होते हैं, मतलब क्या क्या हम एजेंट यूज करते हैं। तो पहला हमारा है इथाइलिन, इथाइलिन ऑक्साइड यानी कि ईटीओ। ईटीओ एक मशीन होती है, उसमें एक गैस यूज करते हैं जिसका नाम होता है इथाइलिन ऑक्साइड, है ना। इस मशीन में क्या करते हैं, केमिकल डालते हैं और जितने भी रबड़ और प्लास्टिक की चीज होते हैं डाल के बंद कर देते हैं। 6 से 12 घंटे का प्रोसेस होता है। जब ये 6 से 12 घंटे हो जाता है तो इसमें हमारा चीज क्या होता है, स्टलाइज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, केमिकल नेम होता है H2O2। हमारा है फॉर्मेल्डिहाइड, ये हमारा एक लिक्विड में भी आता है और गैस में भी आता है। इसका यूज हम प्लास्टिक की चीज को स्टलाइज करने में करते हैं। जैसे कम टाइम में करता है और ये ज्यादा टाइम में करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ईटीओ यानी कि इथाइलिन ऑक्साइड। इसमें क्या करते हैं, लो टेम्परेचर मिलर होता है, मतलब टेम्परेचर बिल्कुल कम होता है। क्यों, क्योंकि रबड़ की चीज डाली गई और प्लास्टिक की चीज डाली गई। अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसके साइज में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा हाई इफेक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग इरेक्शन टाइम नीडेड, ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है। यूज फॉर कॉम्प्लेक्स हीट सेंसिटिव डिवाइस जाएगा। और ये 6 से 12 घंटे का प्रोसेस होता है। और अगर मान लो हम 6 से 12 घंटा स्लाइस करते हैं तो 2 से 3 महीने तक इसका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, मान लो आज स्लाइस करिए तो 2 से 3 महीने तक हम उसका यूज कर सकते हैं। तो लॉन्ग टाइम दे रहे हैं तो लॉन्ग टाइम यूज में भी कर सकते हैं। ये हमारा ईटीओ मशीन होता है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ईटीओ के बारे में बताया जाएगा कि ईटीओ में कैसे मशीन को ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं, या कैसे क्या क्या चीज इसमें डाल के स्लाइस करते हैं और कैसे इसमें अच्छे से रखते हैं और क्या क्या ध्यान देते हैं, क्या सावधानियां बरतते हैं कि हमारा मशीन खराब ना हो और हमारा जो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो भी खराब ना हो। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2। ये फास्ट एक्शन होता है, जैसे कोई घाव है उसमें बैक्टीरिया वायरस है, डाल दोगे तो बलजा के पूरा निकल जाएगा बाहर, यानी कि उसमें जो बैक्टीरिया वायरस है वो आसानी से मर जाएंगे। शॉर्ट एक्शन होता है, लो टेम्परेचर होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में यूज करते हैं। अब बॉडी में डालोगे तो ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो जल जाएगा ना। वैसे हाइड्रोजन में जलने की प्रवृत्ति होती है, H2O2 नहीं होता है। जैसे चेहरे फेंक दो तो क्या होता है, एसिड तो है एक तरीके से, तो क्या होता है, जल जाता है ना। तो H2O2 में क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब हाइड्रोजन भी होता है और पेरोक्साइड यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है, इसीलिए ज्वलनशील भी होता है ना। तो इसका यूज हम कब करते हैं, जब ड्रेसिंग वगैरह करते हैं तो वुंड केयर करने के लिए करते हैं। सेफ होता है और रेड्यूज वाटर प्लस ऑक्सीजन, इसमें वाटर भी होता है और ऑक्सीजन दोनों चीज मिलके बना होता है। नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर लिक्विड और पाउडर, ये पाउडर में भी नहीं मिलता और लिक्विड में भी नहीं मिलता है। ठीक है ना, ऐसे आता है आपको नॉर्मल चीज में मिल जाएगा, बोलेंगे हाइड्रोजन चाहिए तो हाइड्रोजन आपको मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड हमारा गैस और लिक्विड दोनों फॉर्म में आता है, जो यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा है, टैबलेट दिख रहा है ना, और ये आपका लिक्विड दिख रहा है ना। तो लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। अब तुम कहोगे भैया ये तो टैबलेट है, कहोगे ना ये तो टैबलेट है, तो गैस कहाँ से बन जाएगा। तो इसकी प्रवृत्ति ये होती है, ये जो सॉलिड है ऑटोमेटिक गैस फॉर्म में चेंज होता रहता है ना। तो ये जो होता है ना, इससे गंध निकलती है और उस गंध से बैक्टीरिया वायरस क्या होते हैं, मर जाते हैं। अगर हम भी अगर 10 मिनट रह जाए तो हमारा भी निपटारा हो जाएगा आसानी से, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें अम्ल है। अगर हम इसमें झांक के देख लेंगे ना तो हमारे आंखें लाल लाल हो जाएंगी, वहां से आंसू गिरना चालू हो जाएंगे। अगर मान लो हम सांस भी एक सांस ले लिए, एक रिस्पायरेशन कंप्लीट कर लिए,
तो हमारा फेफड़े में इतना खांसी आएगा, जब तक पूरा इसका असर रहेगा हमारे फेफड़े में तब तक हमको खांसी आते रहेगी। और सोच लो कहीं क्रोनिक हो गया तो क्या होगा, अस्थमा के शिकार हो सकते हैं, सीओपीडी के शिकार हो सकते हैं, लंग्स कैंसर भी हो सकता है। ये सब बहुत डेंजरस होते हैं। जैसे केमिकल हमेशा नुकसानदायक होता है, तो कुछ केमिकल ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया वायरस को मार रहा है तो हमको नहीं मार सकता है। तो फॉर्मलिनडिहाइड जो होता है गैस फॉर्म में आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो गैस फॉर्म में आता नहीं है, वो टैबलेट फॉर्म होता है जो गैस फॉर्म में चेंज होता रहता है। नेक्स्ट हमारा इफेक्टिव बट इरिटेटिंग, ये बहुत ही अच्छा होता है लेकिन हमारा इरिटेशन करता है। जैसे हम ही यूज करना है, हमको यूज करना है, तो जैसे हम चेम्बर को खोलेंगे या चेम्बर बंद करेंगे, जैसे मान लो एक फ्रिज खोलते हो तो वहां से ठंडी हवा बाहर आती है क्योंकि ठंडी हवा उसमें है। वैसे हम जब इस चेम्बर को खोलेंगे तो वहां पे जो गैस रहेंगे वो हमारे फेस पे आएंगे, हमारे रिस्पायरेशन में जाएंगे, हमारे आंख में जाएंगे, तो बहुत ही नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट हमारा लेस कॉमनली यूज टूडे, कम यूज करते हैं क्योंकि ज्यादा नुकसानदायक है तो कम यूज करेंगे, है ना। क्योंकि ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, जो टेक्नीशियन काम करेगा उसको भी बीमारी हो जाएगी। तो पहला हमारा है टैबलेट फॉर्म में होता है। अब लिक्विड में भी है और टैबलेट में भी है, तो दोनों का यूज कब कब करेंगे। टैबलेट का यूज तब करेंगे जब मान लो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, मान लो कोई एक दूरबीन की ऑपरेशन हो गया है ना, और दूसरा ऑपरेशन भी लगा हुआ है। मान लो 2 ऑपरेशन लगा हुआ है, एक ऑपरेशन करा दिए, दूसरा भी 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद कराना है, और इंस्ट्रूमेंट का सेट एक ही है आपके पास। अब इसका रीयूज करना है, तुरंत यूज करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, यानी कि धुलेंगे इसको, जितना भी खून वगैरह रहेगा साफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे, स्प्रिट से पोंछ देंगे, डिसइंफेक्ट हो गया। तीसरा हमारा प्रोसेस है स्टरलाइजेशन का। अब हम इसमें चॉइस करेंगे कि कितना टाइम में यूज करना है। अगर 10 मिनट 20 मिनट में यूज करना है तो साइडेक्स बनाएंगे। साइडेक्स मतलब होता है एक छोटा सा चेम्बर होता है लिक्विड फॉर्म का, देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं साइडेक्स चेम्बर, है ना। साइडेक्स बॉक्स होता है। इसमें क्या करते हैं हम, जो लिक्विड गैलन दिख रहा है ना, इस गैलन में पानी भरा हुआ है, तो इस पानी में फॉर्मल्डिहाइड का जो टैबलेट फॉर्म होता है वो इसमें लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना। तो ये क्या करते हैं, इसको पूरा इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को इसमें डुबो देते हैं। डुबोने से क्या होगा, जो इसमें हमारा फॉर्मल्डिहाइड है वो इस इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट कर देगा, स्टरलाइज नहीं करेगा, है ना। क्योंकि हमारा जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस होता है 6 से 12 घंटे में पूरा होता है और हमको तुरंत यूज करना है, तो क्या करेगा, डिसइंफेक्ट कर देगा। तो गंदा होने से अच्छा है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है कम से कम डिसइंफेक्ट हो जाए। अब डिसइंफेक्शन में क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस क्या होते हैं, हट जाते हैं लेकिन उसके पोर वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करते हैं, हम इसमें पानी डालते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में डालते हैं और डालने के बाद डुबो देते हैं। डुबोने से क्या होगा, ये डिसइंफेक्ट हो जाएगा, स्टरलाइज नहीं होगा, लेकिन डिसइंफेक्ट करके हम यूज कर सकते हैं। अब इमरजेंसी है तो क्या कर सकते हैं, नया सेट तो खरीदने जाएंगे नहीं, और रीयूज करने के लिए हम 6 से 12 घंटा वेट तो करेंगे नहीं। तो हमारा एक शॉर्ट प्रोसेस होता है, इसमें डालते हैं और डुबो के निकाल देते हैं, ठीक है, और उसको एंटीबायोटिक वगैरह चला देते हैं जिससे हमारा कम इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है टैबलेट फॉर्म। अब मान लो हमको आज ऑपरेशन हो गया, आज का केस खत्म हो गया, कल होना है, तो कल होने के लिए भी इस इंस्ट्रूमेंट को रेडी करना है। तो क्या करेंगे, उसको धो लेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे और करने के बाद इस चेम्बर में डाल देंगे, है ना। देखो ये बॉक्स दिख रहा है ना, ये पंचा प्रूफ चेम्बर होता है। चेम्बर मतलब होता है एक, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे खाली हो और चारों तरफ से पैक हो, तो वैसे इस चेम्बर को बोलते हैं फॉर्मलिन चेम्बर। चेम्बर मतलब पूरा पैक हो गया और इसमें फॉर्मलिन टैबलेट डालते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फॉर्मलिन चेम्बर। तो इसमें रैक बने हुए हैं ना, जैसे कपड़े रखने के लिए रैक बनता है वैसे इसमें रैक है। इस रैक में ही इंस्ट्रूमेंट हम रख रख के क्या करते हैं, टैबलेट फॉर्म में टैबलेट डालते हैं और इसको बंद कर देते हैं। और कब खोलते हैं, 6 से 12 घंटे बाद खोलते हैं, ताकि जितना बैक्टीरिया वायरस है इसमें दम घोट के मर जाए, है ना। जब खोलते हैं तो सावधानियां बरतनी होती है। जैसे मान लो खोलेंगे तो इसमें गैस है ही, गैस बाहर आएगा ही, है ना। तो इसीलिए हमको उल्टा खड़ा होकर खोलना होता है। जैसे इस साइड से है तो हम खड़े होके इस साइड से खोलेंगे ताकि हमारा फेस इसके अपोजिट रहे, फेस सामने से नहीं, क्योंकि सामने अगर जाएंगे तो हमारे फेस पे जाएगा और कोई भी केमिकल फेस के लिए रिएक्टिव हो सकता है। अलग अलग फेस होता है सबका, है ना। और हमारे स्मेल, यानी कि नाक में स्मेल भी जा सकती है, आई में इरिटेशन भी हो सकता है। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम
उल्टा खड़ा होते हैं और वहां से उसको ओपन करते हैं, फिर उसका निकालने के बाद रीयूज करके उसमें पुट अप कर देते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा है स्टेप इन केमिकल स्टलाइजेशन। कितने स्टेप्स होते हैं? तो पहला हमारा होता है क्लीनिंग। सब में स्टेप वही है, पहले धुल लेंगे उसको, धुल देंगे तो क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। अब धुलना क्या कहलाता है, क्लीनिंग कहलाता है। और ड्राई करना है, क्या करना था, ड्राई करना यानी कि पोंछना उसको, क्या कहलाता है, डिसइंफेक्शन कहलाता है। और नेक्स्ट हमारा है केमिकल एक्सपोजर। जब हम उसको डिसइंफेक्ट कर देंगे तब स्टलाइज करेंगे, और स्टलाइजेशन किसका पड़ रहा है, केमिकल का। तो उसको हम केमिकल वाले एरिया में रखेंगे जहाँ पे हम स्टलाइज कर रहे हैं, चाहे वो फार्मलिन चेम्बर हो, चाहे वो साइडेक्स हो, चाहे वो ईटीओ मशीन हो, चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, है ना। उस एरिया में लेके उस इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट को रख देते हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्राइंग एंड स्टोर्स। हमेशा क्या करते हैं, ड्राई यानी कि सूखा करके करते हैं, क्योंकि केमिकल हमेशा गीले से रिएक्शन कर देता है ना। क्योंकि केमिकल बॉन्ड होते हैं उसमें, अगर पानी पाएगा तो उसमें रिएक्शन कर जाएगा, जंग लग जाएगी। ठीक है, चलो इसका हमको लाभ क्या होता है। तो सबसे पहला लाभ क्या है, सूटेबल फॉर हीट मॉइस्चराइजर सेंसिटिविटी आइटम। जैसे हमारा प्लास्टिक का चीज है, रबड़ का चीज है, इन सब का हम यूटिलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिजिकल में पिघल जाएगा, केमिकल में सेफ रहेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही सूटेबल होता है। नेक्स्ट हमारा इफेक्टिव ऑन स्पोर्स। ये हमारा बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं पूरे पोर से मर जाते हैं, क्योंकि केमिकल में डुबो देते हैं। और केमिकल जब जाएंगे तो गैस में और लिक्विड में हमेशा सबको पता है कि चारों तरफ से फैला रहता है। सॉलिड में एक जगह रहेगा तो एक ही जगह रहेगा, लेकिन केमिकल और लिक्विड ऐसा चीज होता है जो चारों तरफ से समान अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, तो आसानी से हमारा इफेक्टिव होता है, मतलब जो बैक्टीरिया वायरस है आसानी से डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा गुड प्रिपरेशन, मतलब अच्छा तरीका होता है। एक ही डिसएडवांटेज है कि हमको नुकसानदायक ज्यादा होता है, जो काम करता है उनके लिए, मरीज के लिए तो लाभदायक होगा ही होगा। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज क्या होगा, तो टॉक्सिटी कैंसर का यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होता है ना। तो केमिकल का यूज हमको हमेशा सेफ तरीके से करना चाहिए, चाहे वो फैक्ट्री में कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी कर रहे हैं। केमिकल हमेशा नुकसानदायक होता है। फिजिकल मशीन होती है उससे हमारा खतरा कम रहता है, लेकिन केमिकल बहुत ही डेंजरस होता है। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम होता है, ज्यादा टाइम लगता है। सम एजेंट्स, कुछ मतलब जो हमारे कुछ एजेंट होते हैं उनको स्लाइज करने में ज्यादा टाइम लगता है, और ऐसे सब मशीनों का टाइमिंग अलग अलग है। फार्मलिन चेम्बर है 6 से 12 घंटा, ईटीओ मशीन हो भी 6 से 12 घंटा, टाइम ज्यादा लग रहा है। नेक्स्ट हमारा रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको एक जरूरत पड़ती है इसको मॉनिटरिंग करने के लिए, है ना। ज्यादा टाइम तक हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो क्या होगा, हमें खुद नुकसान होगा। ठीक है, फिर क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब क्या क्या चीज हम इसमें स्लाइज कर सकते हैं। तो पहला हमारा एंडोस्कोप। एंडोस्कोप हमें क्या होता है, एंडो मीन्स क्या होता है, ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। इंडो मीन्स होता है इंटर, अंदर। स्कोप मतलब क्या होता है, विजन। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे जो अंदर विजन करता है ना। जो यहाँ पे आपको दिखा है, ये क्या है, एंडोस्कोप है ना। तो एंडोस्कोप के कई टाइप्स होते हैं, ब्रांकियोस्कोप, सिग्माइडोस्कोप, क्लोनोस्कोप, है ना। यानी कि जहां जहां फ्लेक्सिबल वायर होते हैं, जैसे मान लो कोई पेशेंट है जिसको ब्लीडिंग हो रहा है, इंटरनली ब्लीडिंग हो रहा है, डेली बाय डेली स्टूल ग्लास से ब्लीडिंग हो रहा है, डेली बाय डेली उल्टी हो रहा है तो भी ब्लीडिंग हो रहा है, तो कैसे पता करेंगे, अंदर घुस के जाना पड़ेगा ना। तो अंदर घुसने के लिए इंडोस्कोपी, जो दिख रहा है ना इंडोस्कोप, इसको अंदर अगर अपर जीआई तो अपर से डालेंगे और लोअर जीआई तो रेक्टम से डाल के चेक करेंगे कि कहाँ से खून आ रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसका भी अलग अलग मरीजों में यूज करना है, तो इसका भी हम क्या करते हैं, यानी कि फार्मलिन जो टेबलेट होता है उसमें रख के इसको स्टलाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारा कैथेटर है। कैथेटर का भी रीयूज करना है, जैसे मान लो खुल गया, खराब हो गया, फेंकेंगे नहीं ना, तो उसका रीयूज करने के लिए हम क्या करेंगे, ईटीओ कर लेंगे या हम साइड फार्मलिन चेम्बर में रख लेंगे। नेक्स्ट हमारा ये जो छोटे मोटे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे निडल कैप हो गया, है ना, या हमारा रबड़ हो गया, कनेक्टर हो गया, आईवीसी का कनेक्टर हो गया, इसका भी यूज करते हैं। जैसे मान लो बच जाता है तो यूज कर लेते हैं, नहीं तो नया यूज करने के लिए तुमको एक सेट खोलना पड़ेगा, तो सेट ज्यादा महंगा होता है। उसके जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको रख लेते हैं किसी डिब्बे में, और डिब्बा में क्या रखते हैं, फॉर्मलिन गैस रखते हैं। ठीक है, इसके हमारा क्या निष्कर्ष निकला, तो केमिकल स्टलाइजेशन हमारा एसेंशियल फॉर डिवाइस दैट कैन नॉट टोलरेट हीट। जो हमारा हीट्स, मतलब जो हमारा हीट से स्टलाइज नहीं हो सकता है, उसका यूज हम केमिकल में करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर हैंडलिंग, इंश्योर सेफ्टी एंड इफेक्टिव। ये हमारा ऐसा केमिकल, मतलब जो केमिकल होता है हमारे लिए लाभदायक भी होता है और नुकसानदायक भी होता है। अगर हम हैंडल विथ केयर यूज करेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर हम हैंडल विथ केयर यूज नहीं करेंगे तो हम सेफ नहीं रहेंगे। जब हम ही सेफ नहीं रहेंगे तो हमारा ओटी या हमारा इंस्ट्रूमेंट सेफ रह के क्या करेगा। हमारी जिम्मेदारी है मरीज को बचाना, तो खुद को भी तो बचना है, क्योंकि हमको अलग अलग मरीजों को बचाना है। तो खुद सेफ रखने के लिए केमिकल का यूज करते समय बहुत सावधानियां बरतनी होती है, जैसे ग्लविंग करना, मास्क पहनना, है ना, और अपने आप को कवर रखना, नहीं तो